Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my channel. Now we are going to study another theorem, and the statement of the theorem is if a transversal intersects two parallel lines. हमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। हम किसी भी लाइन के नाम को जब लिखते हैं तो हम उसे समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर हम इसी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ये ड्रॉ की और दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, इसका नाम हमने रखा L और इसका नाम हमने रख दिया M। और फिर कहा कि एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हमने रखा N। हम ये देखेंगे नाम कैसे रखा जाता है। नाम या तो आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नाम दिया हुआ है M, हम इसे M नाम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल नाम देना चाह रहे हैं यानी सिंगल लेटर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे कंप्लीट नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है BC, तो हम इसे कंप्लीट लिखेंगे BC और दोनों तरफ ऐसे लाइन के लिए एरो का साइन बनाएंगे। मैं एक पॉइंट दोबारा आपको बता देता हूँ। पॉइंट ये है कि अगर आपको लाइन कहा गया है तो आप दोनों तरफ एरो का साइन बनाएंगे। अगर आपको रे कहा गया है तो आप सिर्फ एक तरफ एरो बनाएंगे, और अगर आपको लाइन सेगमेंट कहा है तो आप दोनों तरफ एरो नहीं बनाएंगे। अब हमें जो गिवन था उसके मुताबिक दो लाइंस हैं, लाइन का नाम हमने L और M रखा और उसे एक ट्रांसवर्सल N जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने से क्या हुआ, द ऑल्टरनेट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रेंट। हमें प्रूफ ये करना है कि उससे बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उससे चार इंटीरियर एंगल बनते हैं। इंटीरियर एंगल में ऑपोजिट एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल है 1 2 3 4, इसमें ऑपोजिट एंगल 1 3 का ऑपोजिट है, 2 4 का ऑपोजिट है। ये आपस में बनने वाले एंगल कॉन्ग्रेंट है। ये हमें प्रूव करना है क्योंकि ये कॉमा के बाद दिया जा रहा है। तो हमने पहले गिवन देखना है। गिवन के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो हमने लिखा कि टू पैरेलल लाइंस आर M N N, सो M इज पैरेलल टू N। ये जो हमें दो लाइनें नजर आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं, ये पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल का मतलब ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी किसी भी पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हमें बताया गया कि L और M जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं आपस में, और लाइन N इंटरसेक्ट्स देम, और लाइन N जो है वो उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट A एंड पॉइंट B रिस्पेक्टिवली। यहाँ पॉइंट A पे N जो है वो L को इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट B पे M को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें बताया गया है। प्रूफ क्या करना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो बन रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, 1 का है 3 और 2 का ऑपोजिट एंगल है 4। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है यानी कॉन्ग्रेंट है, और एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। हमें ये प्रूफ करने के लिए कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी। हमें कहा गया कि प्रूफ कीजिए कि 1 3 के बराबर है। हमने कहा कि सपोज कर लेते हैं कि 1 3 के बराबर नहीं है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि 1 3 के बराबर नहीं है। अब जब हमने कहा कि 1 3 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एंगल 1 जो है एक और एंगल के बराबर है जो कि है ABC। अब ये ABC एंगल कहाँ से आया, क्योंकि देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं तो इसका मतलब M जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है। अगर पैरेलल लाइन होती तो ये बराबर होता, लेकिन हमने तो सपोज किया कि नहीं है, तो फिर हमें ये भी सपोज करना पड़ेगा कि M पैरेलल लाइन नहीं है। M पैरेलल नहीं है तो एक लाइन BC हमने ड्रॉ की और ये अज्यूम किया कि ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल A B और C ये बनने वाला एंगल आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एंगल की बात की जा रही है। ये एंगल हमने सपोज किया कि 1 के बराबर है। और एक और बात कि BC जो है वो M पे लाई नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज एंगल 1 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट के ऊपर ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा दें तो नॉट कॉन्ग्रेंट है, नॉट कॉन्ग्रेंट टू 3। और फिर क्या सपोज किया कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABC,
but remember that BC does not lie on M, M लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। ये हमारी सपोजिशन थी। इस सपोजिशन के हिसाब से अब हम कुछ प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखते हैं और हम देखते हैं कि स्टेप्स आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अब हम पहले स्टेप की तरफ आते हैं। हमने क्या सपोज किया? हमने सपोज किया कि एंगल 1 एंगल ABC के बराबर है, तो हमने यहाँ यही लिख दिया, सिंस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC एंड इट वाज बाय सपोजिशन। फिर हम क्या कहेंगे कि अगर ये आपस में बराबर हैं, ये उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं, देयर इज ओनली वन कंडीशन, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक लाइंस आपस में बराबर नहीं होंगी, ये एंगल या लाइंस सॉरी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, हम नहीं कह सकते कि ये एंगल्स आपस में बराबर है। लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि L जो है वो BC के पैरेलल है। हमने क्या कहा कि ये जो L पूरी एक लाइन है, ये हमने अज्यूम की कि BC के पैरेलल है, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल A, B और C के बराबर है। ये उसी सूरत में बराबर हो सकता है जब वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इस स्टेप के मुताबिक ही हमने ये स्टेप लिखा, इसलिए देयरफॉर का साइन लगाया और हमने कहा कि एंगल 1 एंड एंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। लिख लिया, लेकिन हमें कुछ गिवन था। अब हम देखते हैं क्या गिवन था। L इज पैरेलल टू M, ये हमें बताया जा रहा था, तो हमने ये स्टेप लिखा, बट L इज पैरेलल टू M। हियर वी आर सेइंग दैट L इज पैरेलल टू BC, बट द गिवन स्टेटमेंट सेज दैट L इज पैरेलल टू M। सो ये कैसी बात हुई? हमने लिखा गिवन है। अब अगर हम कहें तो ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यानी ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। हम यूं कह सकते हैं कि ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ जो हैं वो सही नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक बात सही होगी, या तो L BC के पैरेलल है या L M के पैरेलल है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके थे कि BC M के ऊपर लाई नहीं कर रहा। यहाँ हमने लिखा है कि BC डज नॉट लाई ऑन M, तो इसका मतलब है कि BC एक अलग लाइन है, M जो है वो एक अलग लाइन है, तो और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों के पैरेलल हो जाए? क्योंकि एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, बोथ ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल दोनों एक साथ नहीं हो सकती, उनमें से कोई एक लाइन हो सकती है। जैसे आप यहाँ मिसाल देख सकते हैं कि M एक लाइन है, दूसरी लाइन BC है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने में जो लाइन थर्ड लाइन L है, अब ये L लाइन या तो सिर्फ M के पैरेलल होगी या ये L लाइन सिर्फ BC के पैरेलल होगी, दोनों में से किसी एक के पैरेलल होगी, दोनों के पैरेलल नहीं हो सकती। तो हमें गिवन था कि L इज पैरेलल टू M, तो हमने लिखा कि L इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस M एंड BC विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसका रीजन भी लिख दिया कि बोथ ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको गौर करना पड़ेगा कि ये इन दोनों स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। जैसे हमने इससे पिछले थ्योरम में भी समझा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे हमारी सपोजिशन हमारे गिवन पॉइंट से डिफरेंट होती है, तो हम प्रेफर हमेशा गिवन पॉइंट को करते हैं। तो गिवन पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि L इज पैरेलल टू M, तो हम इसे कहेंगे कि ये बात गलत है और ये बात सही है। तो हम इसी वजह से कहेंगे कि जब ये बात गलत है और ये बात सही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर L M के पैरेलल है तो फिर ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि 1 is congruent to angle 3 because L is parallel to M and our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया वो गलत है और ये जो है वो सही बात है। तो अभी हमने क्या कहा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उससे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये बाय डेफिनेशन है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि एंगल 1 is congruent to angle 3 और हमने लिखा कि हमारी सपोजिशन इज रॉन्ग। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें तो हमारा प्रूव दैट में जो फर्स्ट रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट हो चुका है, बट द सेकंड रिक्वायर्ड इज लेफ्ट। अब आप अगर सेकंड रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो यहाँ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये 5 स्टेप करके आपने इसे प्रूव किया, यही सिमिलर 5 स्टेप्स करके आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिपीट द सिमिलर स्टेप्स।
अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ डायरेक्ट कह देंगे कि द वे वी प्रूव्ड इट सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड लाइक दैट, तो हम कहेंगे बाय द अबव प्रोसेस, आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे एंड हियर बोथ ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर प्रूव्ड, तो हम क्या कहेंगे QED कोट एरेट डेमोस्ट्रेंडम मीन्स विच वाज टू बी प्रूव्ड इज प्रूव्ड हियर नाउ। यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और मज़ीद वीडियोस भी देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वीडियोस को देखने और अप्रिशिएट करने का।